हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो फिजियोलॉजी की सीरीज़ हम कर रही थी जिसमें हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, विच इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज हम 4th चैप्टर करने वाले हैं विच इज़ द नर्वस सिस्टम। तो आज के टॉपिक में हमारा मेनली फोकस रहेगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड देन द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो विद इन द न्यूरॉन एंड अक्रॉस द न्यूरॉन दोनों केस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है? आपकी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है उसी को बोलते हैं हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये किस तरह कंट्रोल होता है, उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स का काम होता है स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, रिसीव करके उसको ब्रेन तक पहुंचाना, फिर ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होगी उसको वापस आप तक लेके आना। तो नर्वस सिस्टम में भी जो हमारा मेन पार्ट है जहाँ से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है वो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यूरल सिस्टम का 3 बेसिक फंक्शन क्या है। पहला, रिसीव करना, दूसरा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और तीसरा, रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि कुछ तो न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही हैं और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से आपके इफेक्टर मसल्स तक वापस लेकर आ रही हैं। तो जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स। और वही जो न्यूरॉन्स आपके मसल से वापस ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को भेज रही हैं, सॉरी, ब्रेन से इंफॉर्मेशन मसल्स तक लेकर आ रही हैं, उनको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन न्यूरॉन्स ने, सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस किया, ब्रेन में भेजा इंफॉर्मेशन, प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस आया और हमने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम है। अब हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी फर्दर बाइफर्केशन है, विच इज़ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, विच इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ होता है। इसके अलावा जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व्स का बना हुआ होता है, जो कि ब्रेन से निकलती है, उनको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो PNS इज कंपोज्ड ऑफ cranial nerves and spinal nerves, but central nervous system is composed of brain and spinal cord. ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपका वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको पता ही होगा, जो अभी अभी मैंने बताया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके सभी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ये आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। वहीं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपके सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिव होता है, वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके रिलैक्स कंडीशंस में एक्टिव होता है। तो ये आपका नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू था। उसके अलावा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपके 2 तरह के न्यूरॉन्स हैं, एक जो आपके
ऑर्गन्स से या फिर टिश्यू से इंफॉर्मेशन को लेके आपके ब्रेन तक पहुंचा रही है। फिर उसके बाद में जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को वापस आपके मसल्स तक लेकर आ रही है, तो उनको बोलते हैं, पहला आपका है एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है, दूसरा है आपका इफरेंट नर्व फाइबर। तो जो एफरेंट नर्व फाइबर है वो सेंसरी इम्पल्सेस को या टिश्यू से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इनको एफरेंट नर्व्स को हम सेंसरी नर्व्स भी बोलते हैं। और वहीं जो इफरेंट नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, आपके जो मोटर इम्पल्सेस हैं यानी कि जो आपकी ब्रेन से निकलने वाली इंफॉर्मेशंस हैं उनको कहाँ, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन के बेसिस पे दो तरह की न्यूरॉन्स हो गई। अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ए पोलर न्यूरॉन जो है आपका वो हाइड्रा में पाया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे एमसीक्यूज में 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब ए पोलर न्यूरॉन्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक बार आप ये यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला जो पार्ट है आपका सेल बॉडी है, ये जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डेंड्राइट्स हैं, ये आपके एक्सॉन है और ये आपकी नर्व एंडिंग है, ठीक है। तो जो ए पोलर न्यूरॉन्स है उसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं है, कोई एक्सॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। वहीं जो आपके यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं इनमें सेल बॉडी होती है, एक्सॉन भी होते हैं, लेकिन डेंड्राइट्स एब्सेंट होती हैं। अब आपके बाईपोलर न्यूरॉन में दोनों चीज़ें होती हैं, एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट्स होती हैं, सेल बॉडी तो ऑब्वियसली होगी ही होगी, ठीक है। इस तरह की न्यूरॉन्स आपके रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के। फिर आते हैं आपके स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये प्रेजेंट होते हैं आपके डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ये यूनिपोलर जैसी दिखती हैं बट एक्चुअली होती नहीं है ये यूनिपोलर, ठीक है। और फिर उसके बाद में मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो मोस्ट कॉमनली आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या फिर आपने हो सकता है पहले भी 8th 9th क्लास में कभी पढ़ा हो, तो आपने नर्व का जो मोस्ट कॉमन डायग्राम बनाया होगा वही आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। तो उसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होती हैं, डेंड्राइट्स की पूरी ऐसी ब्रांचिंग होती है, मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्सॉन होगा एंड सेल बॉडी तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो माइलिनेटेड भी हो सकती हैं एंड नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। अब ये माइलिनेटेड का मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो नर्व का एक्सॉन वाला जो पार्ट होता है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ को सिक्रेट करती हैं, जिसका क्या काम होता है, आपके जो एक्सॉन का पार्ट है वो जगह जगह पे उसको इंसुलेट कर देती है। उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो आपकी जो नर्व का कंडक्ट इम्पल्स का कंडक्शन है उसको स्पीड अप कर देती है, बूस्ट कर देती है, ठीक है। तो दो तरह की सेल्स होते हैं, एक होती हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, ऑलिगोडेंड्राइट सेल्स, दूसरी होती है श्वान सेल्स। अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उसमें प्रेजेंट होते हैं ओलिगोडेंड्राइट सेल्स जो कि आपके नर्व्स को माइलिनेटेड करती हैं। और वहीं अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इनमें प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल्स जो आपके नर्व्स को माइलिनेटेड कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपकी नर्व्स माइलिनेटेड होगी उतना पार्ट इंसुलेटेड हो जाएगा, वहाँ से आपका नर्व्स का कंडक्शन नहीं होगा। और जहाँ जहाँ पे जगह बची होगी वहाँ से सिर्फ आपका जो नर्व जो इंफॉर्मेशन है, कंडक्शन है, वो आगे पास होएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी का कलेक्शन है तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाई। वहीं अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी का कलेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे हम गैंग्लिया। Collection of axon in central nervous system is called as the tract and collection of axon in peripheral nervous system is called as the nerve fiber। चलो अब नर्व न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको इसके मेन 3 पार्ट दिख रहे होंगे। पहला ये ब्रांच लाइक डेंड्राइट्स, दूसरा ये साइटोन एंड तीसरा ये एक्सॉन। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये आपके प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं। डेंड्राइट्स आर द माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस विच रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द अदर सेल्स। अब डेंड्राइट्स के बाद में आपका आता है सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी है आपकी। सेल बॉडी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है जो आपके पूरे के पूरे न्यूरॉन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेल बॉडी में आपके कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं निजल्स ग्रेन्यूल। निजल्स ग्रेन्यूल आपके साइटोन में होते हैं, यानी सेल बॉडी में होते हैं, डेंड्राइट्स में होते हैं, लेकिन एक्सॉन वाले पार्ट में एब्सेंट होता है। उसके बाद में आपके जो सेल बॉडी है उसकी जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, जिसका काम होता है आपके सेल को प्रोटेक्ट करना। अब साइटोन से एक्सॉन के बीच में एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। यहाँ से आपका जो है इम्पल्स जनरेट होना शुरू होता है। फिर उसके बाद में आता है आपका लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन विच इज़ द एक्सॉन। एक्सॉन का काम होता है यहाँ जो एक्सॉन हिलॉक पे इम्पल्स जनरेट हुआ था उसको आगे ट्रांसफ़र करना दूसरी सेल तक या फिर दूसरे ऑर्गन्स तक। इसके अलावा आपके एक्सॉन पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, या तो ओलिगोडेंड्रोसाइट अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो श्वान सेल्स। इन सेल्स का काम होगा आपका माइलिन शीथ सिक्रेट करना विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द सिग्नल। माइलिन शीथ के बीच में जो नॉन इंसुलेटेड पार्ट होगा उसको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर। एंड लास्ट में आपका आ जाता है नर्व एंडिंग विच टर्मिनेट्स विद द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के का काम होता है दूसरे डेंड्राइट के साथ में जंक्शन बनाना। ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन हो गया। और न्यूरॉन आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आपके नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज न्यूरॉन। ठीक है, तो ये आपके न्यूरॉन के बारे में भी हो गया। अब हम देखते हैं जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो सपोज करो आपके जो नर्व है इसका हम अगर इतना पार्ट, सपोज कि इतना पार्ट अगर हम जूम करें, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इस मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि जब ये अपनी पोलराइज्ड स्टेट में होगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका होगा -70 मिली वोल्ट। अब ये -70 मिली वोल्ट मेंटेन कैसे होता है, उसके लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, जो आपका सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप है ये क्या करता है, आपके 3 सोडियम को बाहर भेजता रहता है, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में 3 सोडियम का इफ्लक्स होता है एंड 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है। यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा बाहर जा रहा है और अंदर कम पॉजिटिव आ रहा है। देखो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं बट अंदर 2 ही पोटेशियम आ रहा है। इसका मतलब अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो अंदर कम पॉजिटिव होगा, तो इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, और वहीं बाहर आपका ज़्यादा सोडियम ज़्यादा जा रहा है तो बाहर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और तीसरा फैक्टर जो है आपके पोटेशियम लीकेज चैनल्स। तो पोटेशियम लीकेज चैनल जो होते हैं वो आपके ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सोडियम लीकेज चैनल। तो उसकी वजह से भी आपके जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है एक्चुअली, आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें सोडियम ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है, वहीं आपका जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है इसमें सोडियम ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि ये जो पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं इनका ये क्या करते हैं, पैसिवली आयंस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं।
तो अगर आपके इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा है और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम कम है, तो पैसिवली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पोटेशियम का जो है इफ्लक्स हो जाएगा। तो आपका बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से आपका -70 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल है आपका मेंटेन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपका जो कंडक्शन है वो एक्चुअली होता कैसे। तो होता क्या है कि आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। ठीक है, अब आपके नर्व पे सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल्स होता है। जैसे ही उन चैनल्स को कोई स्टिमुलस मिला, ठीक है, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल्स ना आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है एक्सॉन हिलॉक वाला पार्ट होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आपको कोई स्टिमुलस मिला, मैकेनिकल स्टिमुलस मिला, तो आपकी लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का इनफ्लक्स हो जाता है, यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम की एंट्री होने लग जाती है। अब सोडियम की एंट्री हुई, अंदर नेगेटिव था और पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो फिर आपका पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो पहुंच जाएगा -55 मिली वोल्ट। ठीक है, आई एम सॉरी, आपके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल पहुंच जाएगा -55 मिली वोल्ट, जिसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल रीच करेगा, ठीक है, फिर क्या होगा कि आपके जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम का फिर से इनफ्लक्स होगा। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पहुंच जाएगा +30 मिली वोल्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो +30 का एक्शन पोटेंशियल रीच हो गया। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही +30 का एक्शन पोटेंशियल रीच होता है, मेम्ब्रेन हो जाती है आपकी डीपोलराइज। अब मेम्ब्रेन के डीपोलराइज होने की वजह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या करते हैं, आपके पोटेशियम चैनल्स का इफ्लक्स करा देते हैं, यानी कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयंस को बाहर भेज देते हैं। अब पोटेशियम आयंस अगर आपके सपोज फिर से बाहर जाने लग जाएंगे, तो क्या होगा कि आपकी मेम्ब्रेन में फिर से वही जो नेगेटिव वाला पोटेंशियल था वो रिस्टोर होने लग जाएगा, यानी कि आपकी मेम्ब्रेन हो जाएगी रीपोलराइज। मेम्ब्रेन के रीपोलराइज होने की वजह से क्या होगा, आपके जो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए थे वो फिर से बंद हो जाएंगे एंड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इन केस अगर आपके पोटेशियम चैनल्स को क्लोज होने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, आपकी जो मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी हाइपरपोलराइज, यानी कि -50 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन विद इन द सेल हो गया। तो ये तो हो गया आपका कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे पहुँचा इंफॉर्मेशन। अब आपको जानना है कि अब दूसरे न्यूरॉन को कैसे हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो यानी कि आपके यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग है, इसके यहाँ पे दूसरे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे दूसरे सेल्स के, उसको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, फिर वो तीसरी सेल्स को भेजेगी, फिर चौथी सेल्स को, ऐसे कर करके आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो हमने ये तो देख लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ पूरे एक्सॉन के थ्रू विद इन द नर्व कैसे कंडक्शन हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि अक्रॉस द न्यूरॉन कंडक्शन किस तरह होता है। ठीक है, तो अभी ये एक चीज़ रह गई थी कि क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन हो रही है ना,
कि यहाँ पे आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन थे, सोडियम अंदर आ गया, जिसकी वजह से आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो +30 पहुंच गया। तो अंदर आपका पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, मेम्ब्रेन हो गया डीपोलराइज। फिर क्या होगा, आपके पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम बंद हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम आयन जो है उसका इफ्लक्स होने लगेगा और फिर से अंदर मेम्ब्रेन जो है आपकी रीपोलराइज हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो है आपके फिर से क्या कहते हैं, पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, सोडियम फिर से खुल जाएंगे, फिर आपकी मेम्ब्रेन जो है पोलराइज हो जाएगी। तो इसी तरह से आपका चलता रहता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन, फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग। ठीक है। तो होता क्या है कि एक एक रूल होता है कि आपकी नर्व इम्पल्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है। तो क्या होगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है। और यहाँ से चली जाएगी यहाँ पे। इस तरह से आपका नर्व का इम्पल्स का कंडक्शन होगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। इस तरह से आपका नर्व का कंडक्शन होता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर ये जो आपके आगे वाली मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज हो जाएगी, और ये जो डीपोलराइज थी ये रीपोलराइज हो जाएगी, और ये जो रीपोलराइज थी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आ जाएगी, यानी पोलराइज हो जाएगी। फिर इसी तरह से आपका जो कंडक्शन है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पे डीपोलराइज होगी, यहाँ पे रीपोलराइज होगी, तो फिर से इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। ठीक है। इस तरह से आपका कंडक्शन आगे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आपके जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगी उनमें क्या होता है, जैसे ये मैंने आपको बताया था बीच बीच में श्वान सेल्स या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होती है जो आपके एक्सॉन को माइलिनेटेड कर देती है। तो यहाँ पे तो कंडक्शन होगा नहीं, तो ये जो आपका नोड्स ऑफ रेनबेर वाला पार्ट है यहाँ से सिर्फ कंडक्शन होगा। तो क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिर यहाँ इधर पे पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा और नेगेटिव वाला साइन इधर पीछे। फिर क्या होगा, फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से आपका जो है इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह का जो ये जंप जंप कर करके जो कंडक्शन हो रहा है माइलिनेटेड सेल नर्व सेल्स में, उसको बोलते हैं हम साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है। साल्टेटरी कंडक्शन, ये वर्ड आपको याद रखना है। साल्टेटरी कंडक्शन होता है आपके माइलिनेटेड सेल्स में। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक नर्व से दूसरे नर्व में कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है। तो आपका जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल करते करते बिल्कुल नर्व एंडिंग में आ गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन वेसिकल्स के अंदर कुछ जिनको क्या बोलते हैं हम, हाँ, उन वेसिकल्स को सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। उन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो होता क्या है कि जैसे ही आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच करता है एक्सॉन टर्मिनल को, तो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स हो जाता है। तो कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होता है, आपके जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं। ये वाला जो है ये आपका प्री साइनेप्टिक नॉब है, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज कर रहे हैं। देखो ये फ्यूज कर रहे हैं, ऐसे ये वाला आएगा यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा, ये यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये इन दोनों नॉब्स के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया।
अब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाते हैं आपके जो सोडियम आयन के चैनल्स होते हैं उनसे, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब जैसे ही सोडियम आयंस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगी और अंदर एंटर करेगी, आपकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें हो जाएगा डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है इम्पल्स एक नर्व से दूसरे नर्व में पास होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स विद इन द न्यूरॉन एंड अक्रॉस द न्यूरॉन खत्म होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन ब्रेन को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।